हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी लैब। तो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज टाइड्स, या हिंदी में आप इसको ज्वार के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली टाइड्स होती क्या है? राइज इन ओशनिक वाटर, या ज्वार हम किसको कहते हैं? समुद्री जल के ऊपर उठने को। और ये ऊपर उठने की जो क्रिया होती है या राइज इन ओशनिक वाटर होता है, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। तो दोनों ही, चाहे वो सूर्य हो या चंद्रमा हो, हमारी पृथ्वी पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, जिसके कारण हमारा ओशनिक वाटर ऊपर उठता है, और उस स्थिति को हम ज्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ज्वार बेसिकली हर रोज आते हैं अर्थ सरफेस पे, क्योंकि सन और मून आप जानते हैं अर्थ सरफेस के हमेशा आसपास ही मंडराते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तो उस कारण से हमारे अर्थ सरफेस पे हमेशा ज्वार अनुभव किए जाते हैं। अब उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, कितने देर बाद आते हैं, वो हम अभी बात करते हैं। फिलहाल पहले हम इनकी बात करते हैं। देखिए, मून अर्थ से लगभग औसत रूप से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी कारण से हमारा जो है मून ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मेनली जो कॉजिंग एजेंट है टाइड्स का, वो हमारा मून है। ठीक है, सन हमसे बहुत दूर है, भले ही सन बहुत बड़ा है साइज में, लेकिन फिर भी औसत रूप से 149 करोड़ किलोमीटर इसका डिस्टेंस है अर्थ से। तो इतना दूर होने के कारण इसका जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है वो मून के मुकाबले कम होता है। इसीलिए अगर दोनों के हम बात करें अनुपात की, तो ये दोनों 5:1 के रेशियो में ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं अर्थ के ओशनिक सरफेस पे, जिसमें 5 आपका मून का और 1 आपका सन का, यानी 11:5 की जगह से 11:5, यानी कि जो हमारा सन के मुकाबले मून है वो 2.5 गुना ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो हमारे ज़्यादा नज़दीक है। इस कारण उसका बल ज़्यादा लगता है। इसी कारण से हमारे अर्थ पर ज्वार भाटा या ज्वार आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारे चारों ओर घूमने वाला मून है। अभी केवल मून की पोजीशन की बात करते हैं। ये कोई हमारा प्लेस है ए। यहाँ पर मून के अट्रैक्शन के कारण या मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारा ओशनिक वाटर ऊपर उठता है। ठीक है, तो इसके ठीक अपोजिट साइड में भी टाइड्स आएंगे। ठीक है, जो आपका मून फेसिंग सरफेस है वहां पे तो टाइड्स क्यों आ रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। और अपोजिट साइड में जो ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगता, बल्कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका ये जल हमारा बाहर की ओर मूव करता है। तो एक समय पे, कहने का मतलब यह है कि एक समय पर पृथ्वी पर 2 जगह आपका ज्वार आते हैं। एक जो मून को ठीक फेस कर रही है उस सरफेस पे, और एक ठीक जो उसके अपोजिट सरफेस है पृथ्वी सतह पर, वहां पर भी आपका ज्वार अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, तो एंटीपोडल पोजीशन है ये बेसिकली, आप इनको एंटीपोडल पोजीशन बोल सकते हैं। हालांकि एंटीपोड इनको नहीं बोलते, लेकिन फिर भी इसको आप एंटीपोडल पोजीशन कह सकते हैं कि भाई एक जगह जहां पर ज्वार आ रहा है उसके ठीक अपोजिट भाग जहां पृथ्वी पर होगा वहां पर भी ज्वार अनुभव किया जाएगा। ये जो ज्वार आ रहा है जहां पर, वो मून के कारण, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण आ रहा है, और उसके ठीक अपोजिट भाग में जो ज्वार आ रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आ रहा है या अपकेंद्रीय बल के कारण आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपका ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ज्वार भाटा या ज्वार अनुभव करेंगे। ठीक है, अब ज्वार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड्स और एक नेप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड्स और नेप टाइड, ये 2 टाइप के हमारे टाइड्स हुए। स्प्रिंग टाइड्स तब आती हैं जब हमारे सन, अर्थ और मून तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं या स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब हमारा स्प्रिंग टाइड्स अनुभव किए जाते हैं। तो देखिए 2 पोजीशन होती है जब अर्थ, सन और मून एक दूसरे के बिल्कुल सीधे होते हैं। हालांकि पूरी तरह सीधे में नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उन दोनों पोजीशंस को देखते हैं। पहली पोजीशन ये है हमारी AMS की, अर्थ, मून एंड सन। यहां से देखिए सनरेज
चंद्रमा की सतह से होते हुए पृथ्वी पर आ रही हैं। ठीक, लेकिन देखिए चंद्रमा के इस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो चंद्रमा का ये वाला भाग चमकेगा, जो पृथ्वी की तरफ है चंद्रमा का भाग ये नहीं चमकेगा। तो इसका मतलब हमें इस दौरान चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, और इस स्थिति को हम लोग न्यू मून डे या अमावस्या की स्थिति कहते हैं। तो अमावस्या की स्थिति कब होती है? जब अर्थ के एक ही ओर मून और सन होते हैं, तब हमारे यहाँ अमावस्या की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अगर ये बिल्कुल आपका बीच में आ जाए तो ये सूर्य से आने वाली रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा और पृथ्वी सतह पर कोई रोशनी नहीं आ पाएगी, तो उस कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब हमारी EMS की स्थिति होगी, या जब मून और सन पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होंगे, तब हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जनरली कब होता है? अमावस्या के दिन। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। कारण क्या है कि अर्थ और मून की जो एक्सियल इंक्लिनेशन है उसके बीच में एक डिफरेंस है 5 डिग्री का। तो इस 5 डिग्री के डिफरेंस के कारण ये कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं हो पाते, और जब ये बिल्कुल सीधा होते हैं तभी हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण होता है, नहीं तो जनरली सूर्य ग्रहण नहीं होता। हालांकि ये स्थिति हमेशा रहेगी। आपका देखो स्प्रिंग टाइड्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन सूर्य ग्रहण हो ना हो ये जरूरी नहीं है। वो कब होगा? जब तीनों बिल्कुल सीधा होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे, तभी सूर्य ग्रहण हो सकता है, अन्यथा सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पहली कंडीशन तो ये बन गई EMS। ठीक है, दूसरी स्थिति बनती है हमारी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, तब हमारी स्थिति नीप टाइड की दूसरी बनती है। तो MES से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सूर्य की किरणें पृथ्वी से होते हुए चंद्रमा पर पड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो चंद्रमा का ये वाला भाग चमकदार दिखाई देगा और पृथ्वी से ये वाला भाग दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी पूर्णिमा की स्थिति होगी या फुल मून डे होगा। तो इस दिन भी हमारे यहाँ टाइड्स बड़ी आएंगी या स्प्रिंग टाइड्स आएंगी, और अगर अर्थ पूरी तरह ब्लॉक कर दे सूर्य की रोशनी को तो चंद्रमा की सतह पर कोई रोशनी नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि दोनों के बीच में एक्सियल इंक्लिनेशन का जो डिफरेंस है उसके कारण ये बिल्कुल सीधा नहीं हो पाते। इसी वजह से हर पूर्णिमा या हर अमावस्या को ग्रहण नहीं होता। जिस दिन ये बिल्कुल सीधा हो जाते हैं उस दिन ग्रहण होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो लूनर एक्लिप्स आपके कब लगेंगे? पूर्णिमा के दिन। और सोलर एक्लिप्स कब आएंगे? आपके अमावस्या के दिन। और स्प्रिंग टाइड्स भी कब आएंगी? या तो अमावस्या को आएंगी या पूर्णिमा को आएंगी। अब ये स्प्रिंग टाइड्स बेसिकली नॉर्मल टाइड्स से 20% हायर होती है। यानी अगर आपके यहाँ नॉर्मल टाइड 1 मीटर की आ रही है तो स्प्रिंग टाइड्स आपकी 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंची आएंगी। तो यानी 20% और हायर टाइड्स आपको अनुभव की जाएगी कब? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और ग्रहण भी कब आएंगे? आपके इन्हीं दोनों स्थिति में आएंगे। अब इन दोनों स्थिति को कंबाइंडली कहा जाता है सिसगी। तो सिसगी ध्यान रखना, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब हम उसको बोलते हैं सिसगी की पोजीशन। जब दोनों पृथ्वी के एक ही साइड होते हैं तब इसको कंजक्शन की स्थिति बोलते हैं। और जब अगल बगल होते हैं या अपोजिट साइड में होते हैं तो उसे अपोजिशन की स्थिति बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सिसगी आपकी 2 पोजीशंस का मिक्सचर है,
एक कंजक्शन और एक ऑपोजिशन। तो एक स्थिति में आपके यहाँ अमावस्या में न्यू मून डे के दिन चंद्र ग्रहण हो सकता है और एक स्थिति में पूर्णिमा के दिन आपके यहाँ चंद्र ग्रहण हो सकता है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि EMS और MES दोनों स्थिति में स्प्रिंग टाइड्स आपकी अनुभव की जाएंगी और ये स्प्रिंग टाइड्स आपकी नॉर्मल टाइड से 20% हायर होंगी। ठीक है, विश्व में सबसे हाईएस्ट टाइड्स आती हैं बे ऑफ फंडी में। तो बे ऑफ फंडी आप सर्च कर सकते हैं, अमेरिका के पूर्वी तट पर आपको बे ऑफ फंडी मिलेगी। ठीक है, उस बे ऑफ फंडी में आप विश्व के सबसे हाईएस्ट टाइड अनुभव कर सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत में आपका गुजरात में खंबात बे ऑफ खंबात है या गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टाइड्स अनुभव किए जाते हैं। बेसिकली एक जगह है ओखा, इसी खंबात की खाड़ी के आसपास के रीजन में, यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे ऊंचे टाइड्स आते हैं। ठीक है, अब आप सर्च कर सकते हैं, उसे 2 या 2.5 मीटर के आसपास टाइड्स आती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लगभग 10 मीटर के आसपास ऊंची टाइड्स भी आ सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी ऊंची टाइड्स आती हैं और टाइड्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? एक तो देखो टाइड्स हमारे लिए जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको लेकर आती है। जब बड़ी टाइड्स आती हैं तो उनके साथ बहुत सारे मरीन रिसोर्सेज भी आते हैं, खासकर फिशेस वगैरह। और दूसरा, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो आपके हार्बर्स वगैरह होते हैं, तो हार्बर्स वगैरह के आगे क्या होता है, कई बार आपका सैंड डिपॉजिट हो जाता है और सैंड डिपॉजिट हो जाने से वहाँ पर शैलो लैंड बन जाता है, जिससे कि बड़े जहाज जो हैं अंदर नहीं आ पाते क्योंकि रेत का जमाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जब टाइड्स आती है तो टाइड्स से पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो लेवल बढ़ेगा, तो उसमें जो हमारे जहाज हैं वो अंदर तक आसानी से आ सकते हैं। इसी तरह मछुआरे टाइड्स को देखकर ही समुद्र में निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब टाइड्स आएंगी तभी ज़्यादा मात्रा में ओशनिक वाटर फ्लो करेगा या ऊंचा उठेगा और तब उनको मछली पकड़ने के लिए वो ज़्यादा आसानी वाला एक सिचुएशन बन सकती है, तो इसीलिए वो इसको फॉलो करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मछुआरों के लिए और एक आपके नेविगेटर्स के लिए। तो नेविगेटर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया कि कोस्टल रीजन के आसपास आपके सैंड स्पिट्स या सैंड वार्स बन जाते हैं। उन सैंड वार्स को जहाज पार नहीं कर पाते, जब लेवल बढ़ता है वाटर लेवल तो वो आसानी से अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियां हमारी स्प्रिंग टाइड्स की हैं। अब बात करते हैं आपका जो नीप टाइड है। तो देखो नीप टाइड सामान्य टाइड से 20% छोटी होती है। ठीक, ये नॉर्मल टाइड से 20% लोअर होती हैं, यानी वही आप मान सकते हैं कि अगर 1 मीटर की टाइड कहीं आ रही है तो 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर की आपको टाइड अनुभव की जाएगी नीप टाइड के दौरान। ठीक है, अब ये कब आती है, जब अर्थ, मून और सन एक दूसरे से क्वाड्रेचर पोजीशन बनाते हैं या क्वाड्रेंगल पोजीशन बनाते हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब ये सिचुएशन आपकी आती है नीप टाइड की। इसमें होता क्या है कि ये भी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल के अलोंग काम करते हैं। इसी वजह से ये टाइड्स ज़्यादा ऊपर उठने की बजाय थोड़ी नीचे रह जाती है, तो इसकी हाइट नॉर्मल टाइड से आपका 20% लोअर होती है। ठीक है, अब ये स्थिति कब आती है, ये स्थिति आती है आप हिंदी में या हमारे हिंदी महीने के अनुसार देखते होंगे, तिथियां होती हैं, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस टाइप से हम लोग चलते हैं। तो सप्तमी और अष्टमी की जो तिथि आती है अमावस्या और पूर्णिमा के बाद, ठीक है ना, उस दौरान हमारी ये पोजीशन आती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक तो सप्तमी और एक अष्टमी, या 7 डे आफ्टर न्यू मून डे और 8 डे आफ्टर न्यू मून डे, या 7 डे आफ्टर फुल मून डे और 8 डे आफ्टर फुल मून डे, आपका ये पोजीशन बनेगी और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ नीप टाइड्स आते हैं। तो स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स दोनों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई टाइड्स कितने टाइम के डिफरेंसेस पे आते हैं। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि अर्थ पे एक साथ 2 जगह टाइड्स आती हैं। एक आपका उस स्थान पे जो मून के बिल्कुल नीचे है और दूसरा उसके अपोजिट जो एंटीपोडल पोजीशन पे है
वहां पर टाइड्स अनुभव होते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन के कारण और यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका टाइड्स अनुभव किए जाते हैं। अब देखो, मान लो यहाँ पर दिन के 12 बजे टाइड्स आई है, तो देखो पूरा चक्कर लगाने में से अर्थ का आपका या अर्थ को एक चक्कर लगाने में अपने एक्सिस पे 24 घंटे तो लगते ही हैं। तो अर्थ भी घूम रही है, मून भी घूम रहा है, तो अर्थ का ये प्लेस मून के ठीक नीचे जब आता है तो 26 मिनट थोड़ा देर हो जाती है उसे। कारण क्या है कि जब अर्थ भी मूव कर रही है, मून भी मूव कर रहा है, तो मून की पोजीशन थोड़ी पीछे रह जाती है और ये प्लेस थोड़ा आगे निकल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में से 26 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ठीक 12 घंटे 26 मिनट बाद दोबारा यहाँ पर टाइड आएगी। यानी कि अभी 12 बजे अगर दोपहर में यहाँ पर टाइड आई है तो रात को 12:26 पर यहाँ पर आपको दोबारा टाइड देखने को मिलेगी और इसके ठीक अपोजिट में भी उसी समय टाइड आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, दो टाइड्स के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 12 घंटे और 26 मिनट का। ठीक है, और ये क्यों आता है? क्योंकि दोनों अपनी और जो है एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और अर्थ सन के चारों ओर भी घूम रही है, मून अर्थ के चारों ओर भी घूम रहा है, तो इस प्लेस की पोजीशन चेंज होती है। और वैसे भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ मून आता है तो प्रतिदिन मून जो है थोड़ा देर से आता है। चंद्रमा को आप देख सकते हैं, आज अगर चंद्रमा 7 बजे निकला है तो कल एग्जैक्टली आपको शाम को 7 बजे नहीं दिखाई देगा, बल्कि हो सकता है 7:20 26 मिनट पे दिखाई दे। तो कारण क्या है कि यहाँ ये स्थान जो है थोड़ा आगे निकल जाता है और मून थोड़ा पीछे रह जाता है। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में मून को 26 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इसी कारण से आपका 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे आपका जो आ रहा है वो, ठीक है, या टाइड्स आएंगी। और इसके ठीक 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है या एब्स आती हैं। तो टाइड्स और एब्स टॉपिक है आपका बेसिकली। तो भाटा हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसकी बात नहीं करते, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि समुद्र का जल जब पीछे की ओर हटता है तब हम उसे भाटा कहते हैं। यानी ज्वार में तट की ओर आएगा, कोस्टल एरियाज की ओर आएगा, और भाटा में वो कोस्टल एरिया को छोड़ के जाएगा। तो ये कब होता है? 6 घंटे 13 मिनट। तो हमेशा जो नेविगेटर्स होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर यहाँ 12 घंटे 26 मिनट पे ज्वार आया है या 12:26 पे ज्वार आया है तो अभी इसको 6 घंटे 13 मिनट वापस जाने में लगेंगे। तो अपना काम जो है वो इसी 6 घंटे के अंदर निपटाना है और यहाँ से वापस चल देना है, ताकि वो उस शैलो वाटर में फंस ना जाए। अगर वो फंस गए तो फिर उन्हें 12 घंटे 26 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा अगले दिन की टाइड आने पर। जब अगली टाइड आएगी तब वो वहां से निकल सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? नेविगेटर्स के। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका कि ये हमारा टाइड्स का टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं सैलिनिटी। तो लवणता या सैलिनिटी भी ओशनिक वाटर से ही रिलेटेड है, जैसे टाइड्स थे। तो सैलिनिटी बेसिकली क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स डिपॉजिट इन 1 लीटर ऑफ ओशनिक वाटर। तो समुद्र के 1 लीटर जल में कितना नमक घुला हुआ है, इसको हम कहते हैं उसकी लवणता या सैलिनिटी। तो हिंदी में इसको आप लवणता के नाम से जानेंगे। तो लवणता बेसिकली सैलिनिटी है कि समुद्र के जल में 1 लीटर में कितना सॉल्ट डिपॉजिट है, इसको हम उसकी लवणता कहते हैं। तो देखो समुद्र के जल में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये मेन रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम आपका कार्बोनेट के रूप में भी मिलेगा, सल्फेट के रूप में भी मिलेगा, यानी CaCO3 भी मिलेगा, CaSO4 भी मिलेगा। मैग्नीशियम भी सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में मिलेगा और सोडियम आपको क्लोराइड के रूप में मिलेगा। तो सोडियम बेसिकली NaCl है, इसीलिए हम ओशनिक वाटर से अपना जो कॉमन सॉल्ट है वो बनाते हैं। तो कारण क्या है कि इसमें ज्यादा मात्रा किसकी होती है? NaCl की। ठीक है, अब देखिए ये और ये और ये आते कहां से हैं, इनका सोर्स क्या है? तो इनका सोर्स है अर्थ सरफेस। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि ओशनिक वाटर में सैलिनिटी का सोर्स क्या है तो आप क्या बताएंगे? अर्थ सरफेस
से ये सैलिनिटी समुद्र में आती है, क्योंकि नदियां जो लैंड सरफेस से होकर बह रही हैं वो विभिन्न मात्रा में आपके लवण ले जाकर समुद्र में डिपॉजिट करती है और उसी के कारण हमारी ओशनिक सैलिनिटी बनती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर हम रिवर वाटर की बात करें तो रिवर वाटर में बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जबकि ओशनिक वाटर में ज़्यादा कंटेंट होता है किसका, सोडियम का। तो उसका कारण है कि जितने हमारे मरीन क्रिएचर होते हैं या ओशनिक क्रिएचर होते हैं, ओशनिक जीव जंतु होते हैं, वो इसका उपभोग करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सोडियम में। इसी वजह से समुद्री जल में ज़्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता है, भले ही उसका सोर्स जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब NaCl कितना है, कितना परसेंट रहता है, इसकी बात करते हैं। तो पहले हम नॉर्मल सैलिनिटी की बात करते हैं। ओशन की सैलिनिटी है ये, तो इसको परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है 35। देखो यहाँ क्या लिखा था हमने, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट इन पर लीटर ऑफ ओशनिक वाटर। तो ये 1 लीटर में अमाउंट है, तो अमाउंट आप किस में पढ़ते हैं, ग्राम में। तो इसीलिए ये क्या है, 35 ग्राम पर 1000 मिलीलीटर या पर लीटर। आप इसको कैसे पढ़ते हैं कि 35 ग्राम 35 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ ओशनिक वाटर। तो समुद्र के 1 लीटर जल में औसत रूप से कितना नमक आपको मिलेगा, 35 ग्राम। लेकिन ये सब जगह ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं या सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं। उनकी बात बाद में करते हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इस 35 ग्राम में देखो लगभग 27 ग्राम आपका क्या होता है, NaCl। तो देखो इसीलिए NaCl का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको ये 78% के आसपास मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा मात्रा आपकी किसकी हो रही है, NaCl की। तो NaCl सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका ओशनिक वाटर में मिलता है। अब बात करते हैं कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो अगर हम अफेक्टिंग फैक्टर्स देखें या लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ सॉलिनिटी देखें, तो सबसे पहला तो फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप जानते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है ऊपर उड़ जाएगा, तो नीचे अमाउंट ऑफ वाटर कम बचेगा, कम बचेगा तो उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि आपने एक बीकर लिया और या कोई भी बर्तन लिया, इसमें मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी डाल दिया और 1 लीटर पानी में आपने 35 ग्राम नमक डाल दिया। ठीक है, अभी ये 1 लीटर है, आपने इसको धूप में रख दिया, खुला छोड़ दिया। अब धूप में रखने के बाद क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। कुछ समय बाद वाष्पीकरण होने के बाद पानी मान लो आपका बच गया कितना, आधा लीटर। अब पहले देखो 1 लीटर में था कितना, 35 ग्राम। तो नमक तो कम नहीं हुआ, केवल पानी उड़ा है, पानी आपका ट्रांसफर हुआ है हीट को एब्जॉर्ब करके। तो अब देखो आधा लीटर में आपका कितना बच गया, 35/2 यानी कि 17.5। यही होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हम इसको N2 करेंगे क्योंकि 1/2 है तो 2 इधर चला जाएगा आपका। तो 1 लीटर बनाने के लिए इसको 1 = कितना हो गया, 70। तो देखो अब हमारी सैलिनिटी कितनी हो गई, 70/1000। आधे लीटर में 35 ग्राम है तो 1 लीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 का दुगना यानी कि 70 ग्राम। तो 1 लीटर जल में अब कितनी हो गई, 70 ग्राम। यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो हमारी सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर कम होंगे तो हमारी सैलिनिटी थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, इसीलिए आप एंटार्क्टिका पे जाओगे, आर्कटिक पे जाओगे तो आपको सैलिनिटी कम मिलेगी। क्यों मिलेगी कम, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर भी कम है, साथ साथ वहां पर फ्रेश वाटर भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर हमारा फ्रेश वाटर है या रेन वाटर लिख लीजिए पहले। बारिश जहां पे ज्यादा होगी वहां पर सैलिनिटी कम मिलेगी। कारण फिर इसी डायग्राम को देखते हैं। अब देखो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने इसको बाहर रख दिया, इसमें पानी बढ़कर हो गया 2 लीटर। नमक थोड़ी बढ़ा, नमक आपका 35 ग्राम ही रहा, लेकिन पानी की मात्रा बढ़कर हो गई कितनी, 2 लीटर। तो अब 2 लीटर में आपका जो है 35 ग्राम आपको मिल रहा है, तो 1 लीटर में कितना मिलेगा आपका, 35/2 यानी कि 17.5 ग्राम। तो यहाँ पे आपकी सैलिनिटी देखो कम हो गई जब इसके साथ पानी मिलेगा ज़्यादा।
ठीक है। तो रेन वाटर वैसे भी फ्रेश वाटर के आसपास ही होता है, इसमें ज़्यादा आपके नमक वगैरह होते नहीं है। तो जब ये यहाँ गिरता है तो ये अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ा देता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्ट वही रहेंगे, इसीलिए यहाँ पर सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही फ्रेश वाटर है या रिवर्स हैं, तो जिस जगह रिवर्स ज़्यादा मात्रा में समुद्र में गिर रही होंगी वहाँ पर भी यही कंडीशन रहेगी कि अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ज़्यादा हो जाएगा और अमाउंट ऑफ सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो ये फैक्टर मेन है जो आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सैलिनिटी के लिए। वैसे आप इसमें वेव्स को या करंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वेव्स और करंट क्या होती हैं, ओशनिक वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो जब बड़ी मात्रा में पानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो जिस जगह जाएगा वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा और जिस जगह से जाएगा वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा। तो जिस जगह से जाएगा वहां पर सैलिनिटी बढ़ जाएगी और जहां पहुंचेगा वहां पर सैलिनिटी घट जाएगी। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए, ये भी लिमिटिंग फैक्टर में गिना जाता है। और भी बहुत सारे आपके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं इसके, लेकिन मेन लिमिटिंग फैक्टर्स आपके यही। ठीक है। अब बात करते हैं कि लवणता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो लैटिट्यूडनल जो हम लोग इसका डिवीजन है वो तो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम इसका एक जनरल वो देख लेते हैं। तो सैलिनिटी हमारे लैंड सरफेस पे उन जगहों पर ज्यादा होती है जो लैंडलॉक सी होते हैं या लेक्स होती हैं, यानी ऐसी झीलें या ऐसे समुद्र जो चारों ओर भूमि से घिरे हों, वहां पर लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कारण क्या है, भले ही इसमें फ्रेश वाटर इंक्लूड होता रहे, लेकिन होता क्या है कि फ्रेश वाटर आ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, आ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो लगातार इवेपोरेशन होने से नदी के साथ जो सेडिमेंट्स आते हैं वो सैलिनिटी का कॉज बनते हैं, कारण बनते हैं। तो वहां पर सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सैलिनिटी लगातार इंक्रीज करती जाती है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलिनिटी आपका मिलती है टर्की में, लेक वॉन है जहां पर आपका सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, लगभग 338 पर 1000। यानी कि यहाँ का 1 लीटर आप पानी उठाओगे तो आपको उसमें 338 ग्राम नमक मिलेगा। इतनी ज्यादा सैलिनिटी और किसी की नहीं है। कुछ बुक्स में ये 330 भी दे रखा है, कुछ में 340 भी दे रखा है। एनसीईआरटी देखोगे आप उठा के तो आपको 338 प्रति 1000 मिलेगी। तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि 338 पर 1000 लेक वॉन में टर्की में मिलती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी सबसे मोस्ट सलाइन लेक है हमारी ग्रेट सॉल्ट लेक। ये यूएसए में है। ठीक है। और एक है डेड सी जो इजराइल जॉर्डन में है। ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर लवणता बहुत ज़्यादा मिलती है। इसमें अगर 330 प्रति 1000 मिल रही है, 338 प्रति 1000 मिल रही है, तो इसमें आपको 240 प्रति 1000 के आसपास मिलेगी और इसमें लगभग 220 प्रति 1000 के आसपास मिलेगी। तो इनकी लवणता सबकी 200 से ऊपर है। भारत में देखोगे तो लेक सांबर है राजस्थान में, सांबर झील, यहाँ पर भी लवणता खूब मिलती है। तो इसी कारण सांबर झील के आसपास भी हमारे नमक बनाने के कारखाने हैं। बाकी इन देशों को याद करना काफ़ी ईजी है। आजकल आपका देख ही रहे हो कि टर्की वगैरह ये सब जो वहाँ जितने भी रीजन है हमारे खासकर सेंट्रल एशिया के, वहाँ पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। तो टर्की का नाम काफ़ी आपका न्यूज़ में है। ठीक है। तो आप उससे भी ध्यान रख सकते हैं। ये सब भी डेड सी के आसपास की कंट्रीज जो हैं वो भी आपका सपोर्ट कर रही हैं, चाहे अजरबैजान को सपोर्ट कर रही हो, चाहे आपका आर्मीनिया को सपोर्ट कर रही हो। तो आप उसको देख सकते हैं, न्यूज़ में भी देख सकते हैं आप करंट इवेंट्स के रूप में, वो आपको हेल्प करेगा और ये आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए थैंक यू।